दे हैव स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड्स अदर ऐप्स। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस करेंगे आज के क्या ये इस चीज़ का सोल्यूशन है, क्या एक ऐप से दूसरी ऐप पे माइग्रेट कर जाना इज़ द सोल्यूशन टू दिस डाटा प्राइवेसी प्रॉब्लम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ उसामा फ्रॉम द हाउस ऑफ टेक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाटा प्राइवेसी को और साथ साथ सोशल मीडिया के इकोसिस्टम को। रिसेंटली आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप की डाटा प्राइवेसी अपडेट आई थी और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के प्राइवेसी कंसर्न्स हुए थे और उन्होंने एक ऐप से दूसरी ऐप पे मूव करना शुरू कर दिया था। द टू मोस्ट ऐप्स जिनके ऊपर लोग मूव किए हैं वो हैं सिग्नल और टेलीग्राम। सेंसर टावर एक कंपनी है जो कि ऐप स्टोर के ऊपर और प्ले स्टोर के ऊपर अपनी रिसर्च करती है और हर महीने अपनी रिपोर्ट जारी करती है कि कौन सी ऐप्स हैं जो कि ऊपर जा रही हैं और कौन सी ऐप्स हैं जो कि डिक्लाइन में हैं। तो उसी कंपनी ने जनवरी 2021 के लिए अपनी एक रिपोर्ट जारी की है और वो रिपोर्ट हमारे इस बिहेवियर के साथ बिल्कुल 100% अलाइन हो रही है। सिग्नल और टेलीग्राम जो हैं ये दोनों ऐप्स बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही हैं। दिसंबर 2020 में अगर देखा जाए तो ओवरऑल ऐप्स के ऊपर टेलीग्राम जो है वो नंबर 9 पे था और व्हाट्सएप नंबर 3 पे था। लेकिन जनवरी 2021 में ये चीज़ बिल्कुल चेंज हो गई है। व्हाट्सएप नीचे जाके नंबर 5 पे चला गया है और टेलीग्राम जो है वो ऊपर आके नंबर 1 पे आ गया है। इसके साथ साथ नंबर 2 को स्किप करके अगर हम नंबर 3 को देखें तो यहाँ पे सिग्नल बैठा हुआ है। और इससे पहले अगर हम देखें तो सिग्नल जो है वो टॉप 10 के अंदर भी कहीं पे पाया नहीं जाता था। लेकिन सिग्नल का ये राइज इस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस डाटा प्राइवेसी अपडेट की वजह से बहुत ज़्यादा कंसर्न हुए हैं एंड दे हैव स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड्स अदर ऐप्स। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस करेंगे आज के क्या ये इस चीज़ का सोल्यूशन है, क्या एक ऐप से दूसरी ऐप पे माइग्रेट कर जाना इज़ द सोल्यूशन टू दिस डाटा प्राइवेसी प्रॉब्लम। लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें सोशल मीडिया का कंप्लीट जो इकोसिस्टम है उसे समझना ज़रूरी है। सोशल मीडिया का जो इकोसिस्टम है उसके मेन 3 एंटिटीज़ हैं। नंबर 1 एंड यूजर्स, यानी कि हम लोग जो कि इन ऐप्स को यूज़ करते हैं। नंबर 2 वो सॉफ्टवेयर कंपनीज़, वो ऐप बनाने वाली कंपनीज़ या उनके डेवलपर्स और उनकी ऐप्स। और नंबर 3 एडवर्टाइजर्स, वो लोग जो इसके ऊपर एडवर्टाइज़ करते हैं। मेरे हिसाब से एडवर्टाइजर्स वो लोग हैं जो कि इस इकोसिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं और सबसे ज़्यादा इग्नोर भी वही लोग होते हैं जब हम डाटा प्राइवेसी की बात करते हैं। और सबसे ज़्यादा अहम ये लोग इसलिए हैं कि यही लोग इन सिस्टम्स के अंदर फ्यूल का किरदार अदा कर रहे होते हैं। यही वो लोग हैं जो कि इस सिस्टम के अंदर पैसा इंजेक्ट कर रहे हैं और ये इन एडवर्टाइजर्स का ही पैसा होता है जिसको यूज़ करके ये कंपनियाँ हमें ये फ्री सर्विसेज दे पा रही होती हैं। इन्हीं से ये पैसा लेती हैं, अपने सिस्टम को, अपने सर्वर्स को, अपने तमाम हार्डवेयर को ये अपग्रेड करती हैं, मेनटेन रखती हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती हैं, R&D में इन्वेस्ट करती हैं जिससे कि नए से नए फीचर्स हमारे लिए लेके आ रही होती हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से एडवर्टाइजर्स आर द फ्यूल ऑफ दिस होल इकोसिस्टम। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये लोग हैं, सबसे ज़्यादा इग्नोर भी यही लोग होते हैं, इसलिए आज हम सबसे ज़्यादा डिस्कस इन लोगों को करेंगे। इससे पहले अगर हम ट्रेडिशनली देखें तो ये एडवर्टाइजिंग मोस्टली ऑफलाइन हो रही थी। ऑफलाइन से मुराद ये है कि ये बैनर्स लग जाते थे, बिल बोर्ड लगे होते थे, मैगजीन्स के ऊपर ऐड लगाए जाते थे, न्यूज़पेपर में ऐड दिए जाते थे, टीवी, रेडियो, इन तमाम चीज़ों को यूज़ करते हुए एडवर्टाइजमेंट हो रही थी। लेकिन अगर डिजिटल मार्केटिंग के कंपैरिजन में बात की जाए तो ये एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है और काफ़ी हद तक लेस इफेक्टिव भी है। और एक्सपेंसिव होने की वजह से ज़्यादातर सिर्फ जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वही इस चीज़ को यूज़ कर रही हैं और छोटे स्मॉल बिजनेसेस जो हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल भी यूज़ अपने लिए नहीं कर पाते। और रिसेंटली हमने देखा है कि सोशल मीडिया का और डिजिटल मीडिया का एक बूम आया है जिसमें हमने देखा है कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये तमाम ऐप्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गई हैं और अब हमारी लाइफ का एक तकरीबन एक एसेंशियल पार्ट हो गई हैं। और इसी वजह से डिजिटल मार्केटिंग का एक राइज हमें इस वक्त पे नज़र आता है। और इसी चीज़ को देखते हुए इन कंपनीज़ ने एक अपॉर्चुनिटी देखी और इन्होंने ये कहा कि हमारे पास बहुत सारे यूज़र्स आ गए हैं और यही यूज़र किसी और बिजनेस के लिए पोटेंशियल कस्टमर बन सकते हैं। और यहीं से ये डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो पूरा फिनोमेना है इसको राइज मिला। ये चीज़ यहीं से पैदा हुई और यही वो आइडिया था, यही वो सोच थी जो कि इस चीज़ के पीछे पाई जाती थी। लेकिन यहाँ पे इन कंपनियों ने एक चीज़ डिफरेंट की। ट्रेडिशनल मार्केटिंग जिसमें ये होता है कि आप ऐड लगा देते हैं और आपको नहीं पता होता कि आपका ऐड एक्चुअली क्या वाकई ही आपकी प्रोडक्ट से रेलेवेंट बंदा देख रहा है या कोई भी और देख रहा है। तो यहाँ पे इन कंपनीज़ ने एक चीज़ डिफरेंट की। उस ट्रेडिशनल मार्केटिंग से हट के इन्होंने हमारे बारे में डाटा गैदर करना शुरू कर दिया। हमें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, किस टीम को सपोर्ट करते हैं, किस तरह के गाने सुनते हैं, कौन सी मूवीज़ देखते हैं, किस तरह के खाने पसंद करते हैं, कौन सी फेमस पर्सनैलिटीज़ को हम फॉलो करते हैं एंड ऑल दैट टाइप ऑफ डाटा। तो बहुत बड़ा डाटा इन्होंने हमारे मतलब इकट्ठा करना शुरू कर दिया और ये बात आज यहाँ तक पहुँच चुकी है कि हमारे सेलफोन्स के ऊपर हमारी तरफ से किया गया एक एक टैप इस वक्त रजिस्टर हो रहा है, कहीं ना कहीं लॉग हो रहा है, हमारे बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर रहा है। इस चीज़ को देखा जा रहा है कि हम स्वाइप किस तरह करते हैं। हमारे सामने किसी तरह का कोई कंटेंट दिखाया जाता है तो पीछे
साथ इस चीज़ को भी देखा जा रहा होता है कि क्या ये यूज़र उस कंटेंट को देख रहा है, नहीं देख रहा, ज़्यादा देर देख रहा है, या इस तरह का कंटेंट दिखाया गया तो क्या इसने स्वाइप अप कर दिया और बिल्कुल भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। हमारे इस पूरे बिहेवियर से बिहेवियरल पैटर्न निकाले जा रहे हैं, हम लोगों को देखा जा रहा है, हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स, हमारी पसंद नापसंद, अच्छा बुरा, हर चीज़ को परखा जा रहा है, जाना जा रहा है, और हमारा ये डाटा इनके बड़े बड़े डाटा सेंटर्स में सेव किया जा रहा है। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये डाटा क्यों इकट्ठा किया जा रहा है। बेसिकली आजकल का दौर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डाटा साइंस की टेक्निक्स को यूज़ करके ये कंपनीज इस काबिल हो चुकी हैं कि हमारे इस डाटा को यूज़ करके हमारे मॉडल्स बनाए जा रहे हैं। वो मॉडल्स क्या हैं? बेसिकली कुछ नहीं है, वो हमारी ही समझें एक तरह की कॉपीज़ हैं। इन मॉडल्स को हमारे एग्जिस्टिंग डाटा जो कि इन कंपनी ने ओवर द ईयर्स हमारे ऊपर इकट्ठा किया है उसके ज़रिए ट्रेन किया जाता है, और उसके बाद ये मॉडल इस काबिल हो जाते हैं कि वो डाटा जो इनके पास है वो तो इनके पास होता है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ इनको हमारे बारे में जाननी होती है जिसके जो कि क्लियर कट इनके पास नहीं होती, तो ये मॉडल्स आज इस काबिल हो चुके हैं कि डिपेंडिंग अपॉन आवर प्रीवियस बिहेवियर और आवर प्रीवियस डाटा ये हमारे बारे में बहुत हद तक एक्यूरेटली प्रेडिक्ट भी करने लग गए हैं। तो ये चीज़ आजकल इतनी एडवांस हो चुकी है। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे आप ये सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि ये कंपनी इतना ज़्यादा डाटा क्यों इकट्ठा कर रही है, क्या इस्तेमाल करती हैं, कैसे यूज़ करती हैं ये इस डाटा को। तो आइए अब उस तरफ ज़्यादा डालते हैं कि कंपनी इसको किस तरह यूज़ करती हैं। तो बेसिकली होता ये है कि लेट्स से मैं एक बिज़नेस ओनर हूँ, मैं एक पोटेंशियल एडवर्टाइज़र हूँ, मेरा एक रेस्टोरेंट है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इन कंपनीज़ के पास जाऊँगा, मैं इनको अपना एक ऐड दूंगा और मैं कहूँगा कि ये इस ऐड को अब आप कुछ लोगों के पास दिखाएं, और साथ साथ मैं इन कंपनीज़ को उन लोगों के मुतालिक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊँगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा कि इस एरिया के अंदर मेरा ऐड दिखाया जाए, इस एज ग्रुप के अंदर मेरा ऐड दिखाया जाए, मेल को दिखाया जाए या फीमेल को दिखाया जाए, मैं जेंडर को डिफ़ाइन करूंगा, और उसके साथ साथ मैं उसके लाइक्स और डिसलाइक्स की कुछ चीज़ों को डिफ़ाइन करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह के लोगों को दिखाया जाए जो कि नए खाने खाना पसंद करते हैं, जो कि नए रेस्टोरेंट्स में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि मैंने एक नया रेस्टोरेंट खोला है तो मैं ये चाहूँगा कि ऐसे लोगों को पता लगे कि यहाँ पर एक नया रेस्टोरेंट खुला है ताकि वो मेरे रेस्टोरेंट पर आके खाना खा सकें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इन कंपनीज़ को दे दूँगा, और उसके बाद हमारे उन मॉडल्स और डाटा की बेस के ऊपर ये कंपनीज़ उन पोटेंशियल कस्टमर्स को खुद से ढूंढ लाएंगी और उनके सामने ये एड्स दिखाएंगी। सो ये तमाम डाटा जो हमारे बारे में इकट्ठा हो रहा है ये हमें हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स के हिसाब से रेलेवेंट एड्स दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अब तक आप इस बात को समझ गए होंगे कि ये नया एडवर्टाइजिंग का मेथड ट्रेडिशनल मार्केटिंग के मेथड से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसीलिए ये कंपनियाँ आप देख रहे हैं कि अमीर से अमीर तर होती जा रही हैं, बल्कि इनमें से बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियाँ बन चुकी हैं। बहुत सारे ये लोग, इनके जो ओनर्स हैं वो इस तरह के हैं कि वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार किए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग इस मेथड को यूज़ करते हुए एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। तो ये था सोशल मीडिया का एक कंप्लीट इकोसिस्टम। अब चूंकि आप इसको हर तरह से समझ गए हैं, तो अब हम वापस उस सवाल के ऊपर जाते हैं कि क्या एक ऐप से दूसरी ऐप पे माइग्रेट कर जाना इज़ द सोल्यूशन टू दिस डाटा प्राइवेसी प्रॉब्लम। वेल, अगर एक लाइन में जवाब दूँ तो मेरा जवाब है नो। क्यों, वो मैं अब आगे इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूँ। लेट्स से कि ये व्हाट्सएप की नई डाटा प्राइवेसी पॉलिसी आई है एंड वी हैव स्टार्टेड टू माइग्रेट टुवर्ड्स टेलीग्राम और सिग्नल। तो यहाँ से ही हम इसी केस को लेकर चलते हैं, इसी सिनेरियो को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि अब आगे क्या होगा। लेट्स से कि बहुत ज़्यादा लोग व्हाट्सएप और इन तमाम ऐप्स को छोड़कर सिग्नल और टेलीग्राम की तरफ मूव कर जाएँ, और एक बहुत बड़ा नंबर अगर इन चीज़ों को छोड़ दे और उस तरफ मूव कर जाए, तो होगा क्या कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा इन कंपनीज़ के पास डाटा कलेक्शन कम होती जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इनके ऐप्स यूज़ ही नहीं कर रहे होंगे, तो इनका डाटा कम होता जाएगा। जब डाटा कम होगा तो इससे एडवर्टाइजिंग के ऊपर इफेक्ट आएगा। एडवर्टाइजिंग उतनी एक्यूरेट नहीं होगी, उतने एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जितने पहले मिला करते थे एडवर्टाइजर्स को। उससे क्या होगा, लेट्स से मैं एक एडवर्टाइज़र हूँ, मैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एडवर्टाइज़ करता हूँ, लेट्स से मैं 50,000 रुपये लगाता हूँ एडवर्टाइजिंग के ऊपर और 5 लाख रुपए का मैं बिज़नेस करता हूँ इसके एवज़। लेकिन अगर कुछ देर के बाद ऐसा होगा कि मैं 50,000 ही लगा रहा हूँ, लेकिन मेरा बिज़नेस श्रिंक होकर 1 लाख का या 1.5 लाख का या 2 लाख का रह गया है, तो मैं तो कंसर्न फील करूँगा, मेरे फंड्स लिमिट होने लग जाएंगे। ऑब्वियसली मैंने बहुत सारी जगहों पर किराए देने होंगे, मैंने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को पे करना होगा, तो मेरे फंड्स लिमिटेड होने लग जाएंगे। तो पहला रिएक्शन ये होगा कि मैं अपने एडवर्टाइजिंग बजट को कम करूँगा। लेकिन होगा क्या कि एडवर्टाइजिंग बजट कम करने से मेरी रीच और भी कम हो जाएगी, और मैं ये सोचूंगा कि ये प्लेटफॉर्म अब इस काबिल नहीं रहे कि मैं इनके ऊपर एडवर्टाइज कर सकूं, तो मैं एडवर्टाइज करना छोड़ दूंगा। और इसी तरह जब बहुत ज़्यादा लोग इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एडवर्टाइज करना छोड़ देंगे, तो इन कंपनीज का प्रॉफिट कम होने लग जाएगा और इवेंचुअली ख़त्म हो जाएगा, और ये इस काबिल नहीं रहेगी कि हमें फ्री अच्छी सर्विस दे पाएँ। और ऑब्वियसली जब सर्विस ख़राब होने लगेगी तो एंड यूज़र इससे अफेक्ट होगा, और एंड यूज़र जो थोड़ा बहुत रह गया होगा वो भी फिर इस प्लेटफॉर्म को छोड़कर दूसरे प्लेटफॉर्म्स की तरफ जाने लग
लग जाएगा, लाइक फॉर एग्जांपल सिग्नल या टेलीग्राम, और बहुत सारी और भी इस तरह की ऐप्स मौजूद हैं। तो अब हुआ क्या कि बहुत बड़ी अमाउंट में एक एंड यूज़र जो है वो किसी और ऐप के ऊपर मूव कर गया है। अब वो ऐप क्या करेगी, कुछ देर के लिए तो वो आपको फ्री सर्विस देगी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने सिस्टम के अंदर इंड्यूस कर सके और आप उस सिस्टम के अंदर इतने रच बस जाएं कि आपके लिए उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाए। लेकिन किसी भी कंपनी के लिए ये चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि वो एक बहुत लंबे अरसे के लिए एक बहुत बड़ी यूज़र बेस को एक बहुत अच्छी क्वालिटी की सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट दे पाए। तो अब उस कंपनी के लिए दो ही ऑप्शन रह जाएंगी। एक ऑप्शन कि वो किसी ना किसी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल, कोई फीस लेकर आएगी कि हर महीने या हर साल हमें इतने पैसे दिया करें तो आप इस सर्विस को दोबारा उसी तरीके से अच्छी क्वालिटी की सर्विस को यूज़ करते रहें। या फिर ये होगा कि उस कंपनी के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं बचेगी सिवाय इसके कि वो कंपनी भी एडवर्टाइजिंग स्टार्ट कर देगी। वो कंपनी भी हमारे बारे में डाटा गैदर करना शुरू कर देगी। उसके पास भी जब थोड़ा अच्छी अमाउंट में डाटा गैदर हो जाएगा, उसके भी अच्छे रिजल्ट आने लग जाएंगे, तो एडवर्टाइजर्स उस प्लेटफॉर्म के ऊपर एडवर्टाइजिंग के लिए मूव कर जाएंगे। तो जब ये चीज़ होगी तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वही सेम इकोसिस्टम दोबारा से क्रिएट हो गया। फ़र्क सिर्फ ये पड़ा है कि ऐप चेंज हुई है। वही एडवर्टाइज़र, वही एंड यूज़र, उसका वही डाटा वही एडवर्टाइज़र यूज़ कर रहा है। सिर्फ फ़र्क ये पड़ा है कि ऐप चेंज हुई है। तो क्या ये हमारे इस प्रॉब्लम का सलूशन है? बिल्कुल भी नहीं, ये इस चीज़ का सलूशन नहीं है। तो अब बात करते हैं कि इस चीज़ का सलूशन क्या है। मेरे हिसाब से मैंने 5 ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं जिनको मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूं। मेरे हिसाब से ये है कि अगर इन 5 पॉइंट्स के ऊपर अमल किया जाए तो नॉट इंस्टेंटली बट ओवर टाइम ये डाटा प्राइवेसी का प्रॉब्लम हल हो सकता है। वेल, दीज कंपनीज आर सो ह्यूज, तो यहाँ पे इंडिविजुअल कुछ नहीं कर पाएंगे, गवर्नमेंट्स को यहाँ पे इंटरवीन करना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हाउ मच एंड व्हाट टाइप ऑफ डाटा कैन बी गैदर्ड। इस चीज़ को तय करना होगा, इस चीज़ का रूल्स बनाने होंगे, इस चीज़ के रेगुलेशन बनाने होंगे कि ये कंपनीज कितना और किस तरह का, किस कैटेगरी का डाटा किसी भी इंडिविजुअल का इकट्ठा कर सकती हैं। बिकॉज हर तरह का डाटा किसी भी यूज़र का लेना इट इज़ टोटली इमोरल, और ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हर बंदे की अपनी प्राइवेसी है और उस चीज़ की रिस्पेक्ट इन कंपनियों को करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि विच टाइप ऑफ डाटा इज़ प्रोहिबिटेड। इस चीज़ को भी ब्लैक एंड वाइट में राइटिंग में लाना चाहिए। यहाँ पे कोई ग्रे एरियाज नहीं छोड़ने चाहिए। जैसे हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि किस तरह का और कितना डाटा ले सकती हैं, तो वहीं पे हमें इस चीज़ को भी राइटिंग में लाना चाहिए कि कौन सा ऐसा डाटा है जो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि डाटा कलेक्शन तो हो गई, अब इस डाटा को रखेंगे कहाँ, हाउ दैट डाटा नीड्स टू बी स्टोर्ड सेफली। क्योंकि डाटा तो इन्होंने ले लिया, अब अगर लेट से कोई हैकर इनके डाटाबेस को हैक कर लेता है और वो इस डाटा को अब्यूज़ करता है, तो भी मेरे हिसाब से रिस्पॉन्सिबल ये कंपनीज हैं। क्यों? क्योंकि डाटा इन्होंने गैदर किया। दे आर द वंस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दिस डाटा सेफ। और चौथा पॉइंट मेरे हिसाब से यहाँ पे ये होना चाहिए कि क्योंकि ये डाटा इंडिविजुअल्स का है, ये उनकी ही प्रॉपर्टी है, तो इन इंडिविजुअल्स के पास ये ऑप्शन होनी चाहिए कि वो जब भी चाहें, जिस तरह भी चाहें, जितना चाहें, अपना डाटा जो कि इन कंपनीज़ के पास उस इंडिविजुअल का सेफ है उसको एक्सेस होनी चाहिए। वो देख सकती हों, वो जान सकती हों कि हमारे बारे में ये कंपनीज़ कौन सा डाटा रखती हैं, कितना डाटा रखती हैं और उसे किस तरह से रखा हुआ है इन लोगों ने। तो इसकी एक्सेस भी इंडिविजुअल्स को होनी चाहिए। तो यहाँ पे तमाम चीज़ें मुकम्मल हो गई हैं, लेकिन एक आखिरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बन गए। नाउ वी नीड टू मेक श्योर कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किए जा रहे हों। फॉर दैट माई सजेशन इज़ कि रेगुलर सरप्राइज ऑडिट शुड बी मेड ऑफ ऑल दीज कंपनीज। इनके डाटा सेंटर्स पे गवर्नमेंट्स को अपनी टीम को भेजना चाहिए और वहाँ जाके इस चीज़ का तयन करना चाहिए कि क्या ये कंपनीज जिस तरह से कहा गया है उस तरह इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को 100% इनके ऊपर अमल कर रही हैं या नहीं कर रही। तो मेरे हिसाब से ये 5 सॉल्यूशंस थे इस डाटा प्राइवेसी प्रॉब्लम के, और इस तरह से अगर हम चलेंगे तो शायद आने वाले वक्त में हम इस डाटा प्राइवेसी के प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर सकें। जैसे मैंने कहा कि ये मेरे हिसाब से कुछ सॉल्यूशंस थे। दीज आर नॉट द ओनली सॉल्यूशंस, और ना ही मैं ये कहता हूँ कि दीज आर द बेस्ट सॉल्यूशंस। अगर आपके माइंड में कुछ सॉल्यूशंस हैं, आपके पास कुछ राय है, तो काइंडली कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। वेल, थैंक्स अ लॉट फॉर स्टेइंग टिल द एंड। सी यू गाइस इन अनदर वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।